हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है, मेंडल ने कैसे क्या खोज की, किसके बारे में की, और मेंडल ने जो भी खोज की उनके पुणे खोजकर्ता कौन थे। आज हम जेनेटिक्स में काम आने वाले कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है जीन। तो देखो जीन क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी नाक हमारे पापा जैसी है, ठीक है ना। तो ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके आ रहे हैं, तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो इन लक्षणों को लेके आते हैं। उन कारकों को ही हम जीन कहते हैं। और जीन शब्द दिया जॉनसन ने। किसने दिया? जॉनसन ने दिया, ठीक है ना। तो जीन क्या है? जीन वह कारक है जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके आते हैं, जीन कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है युग्म विकल्पी की। तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं? युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रियासी क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे हमने पादप के लंबाई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पादप की लंबाई ले ली हमने कि पादप लंबा है अगर, तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल टी। अगर पादप बोना है तो उसको लिखेंगे स्मॉल टी। ये दोनों क्या है? ये है युग्म विकल्पी। क्लियर है? ठीक है। आगे बात आती है समयुग्मजी की। समयुग्मजी आपको पता है हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 माता से आते हैं और 23 पिता से आते हैं, ठीक है ना। अब हर लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो जीन होते हैं, विपर्यासी जीन होते हैं। क्लियर है? ठीक है। जैसे मान लो लंबाई की अगर हम बात करें, तो अगर कोई पादप शुद्ध लंबा है तो दोनों कैपिटल टी होंगे। अगर पादप शुद्ध बोना है तो दोनों स्मॉल टी होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो पिता ये है माता ये है, तो क्या संतति पीढ़ी ये भी तो बन सकती है ना, ठीक है ना। तो इधर देखो कि इन दोनों के अंदर दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर किसी लक्षण को निरूपित करने वाले दोनों के दोनों जीन क्या है? युग्म विकल्पी एक समान है, तो वो हो गया समयुग्मजी। ये भी समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, ठीक है ना। और अगर लक्षण को निरूपित करने वाले जीन दोनों कैसे हैं? दोनों युग्म विकल्पी एक असमान है। इसमें एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये कहलाएगा विषम युग्मजी। बात समझ में आई क्या? अगर दो जीन के दोनों विपर्यासी लक्षण, दोनों एलील समान है, युग्म विकल्पी समान है, तो समयुग्मजी। और दोनों युग्म विकल्पी अगर अलग अलग है तो क्या होगा? विषम युग्मजी होगा। अब बात करते हैं लक्षण प्ररूप की। तो लक्षण प्ररूप का मतलब होता है कि किस जो पादप है उनका बाहर से वो कैसे दिख रहे हैं। अगर हम इस पादप की बाहर से बात करेंगे तो ये कहेंगे हम कि पादप लंबा है, ठीक है। इस पादप की अगर हम बात करें तो कहेंगे ये पौधा बोना है, ठीक है। और इस पादप की अगर हम बात करेंगे तो ये स्मॉल टी नहीं है, मतलब बोने से तो लंबा है, ठीक है ना। लेकिन जो प्योर लंबा है उससे थोड़ा छोटा है। तो अभी आप इसको किस में रखोगे? लंबे में कि बोने में? लंबे में रखेंगे ना। तो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है? ये लंबा दिखाई दे रहा है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी बाह्य प्रतिलिपि कैसी है, बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, वो उससे ही क्या है उसका लक्षण प्रारूप क्या होता है? फिक्स होता है। अब लक्षण प्रारूप दो होगा, एक तो समयुग्मजी लंबा अगर कैपिटल टी है, या विषम युग्मजी लंबा, इसको तो विषम युग्मजी कहेंगे ना। है तो ये भी लंबा, लेकिन ये दोनों के दोनों एलील, दोनों के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग है, इसलिए इसको कहेंगे विषम युग्मजी लंबा। बात समझ में आई? अब आगे हम बात करते हैं जीन प्रारूप की। देखो लक्षण प्रारूप हमने पढ़ चुके हैं कि बाहर से कैसे दिखाई देते हैं। अब हम जीन प्रारूप की बात करें तो देखो जीन प्रारूप होती है कि उसकी आनुवंशिक रचना कैसे है। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है? शुद्ध लंबे हैं, ठीक है। ये क्या है? शुद्ध बोने हैं। और ये क्या है? ये अशुद्ध लंबा है। ये दोनों समयुग्मजी है, ये विषम युग्मजी है, यही है ना, ठीक है। अगर अब इन तीनों का हम लक्षण प्रारूप निकालेंगे तो हम कहेंगे 2:1। मतलब हम ये कहेंगे कि इसमें दो तो लंबे हैं और एक क्या है? बोना है। लेकिन अगर हम इनका जीन प्रारूप निकालेंगे तो जीन देखो तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये हो जाएगा 1:1:1। एक तो शुद्ध लंबा है, एक अशुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बोना है। तो ये तो हुआ लक्षण प्रारूप, ये हुआ जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप क्या होता है कि किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को ही क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। क्लियर है? अब है प्रभावी लक्षण। ये प्रभाजी नहीं प्रभावी है, प्रभावी लक्षण, ठीक है ना। तो जो भी F1 पीढ़ी प्रकट हो रही है, उस पीढ़ी के अंदर जो भी लक्षण उत्पन्न हुआ, जो भी लक्षण प्रकट हुआ, तो वो कहलाएगा प्रभावी। और जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं हो पाए, ऐसे लक्षण कहलाएंगे अप्रभावी लक्षण। कुछ समझ आया?
अरे जनक पीढ़ी थी, ठीक है, जनक पीढ़ी से लक्षण किस में आए, संतति पीढ़ी में। तो जो संतति पीढ़ी है उसको कहते हैं हम F1 पीढ़ी, ठीक है ना। तो F1 पीढ़ी में जैसे मान लो हमने लंबाई ली, ठीक है, अगर एक पादप लंबा है और एक पौधा बोना है, तो अगर जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसमें क्या होगा, जो लंबा है वो प्रभावी है बोने पे, है कि नहीं। तो जो लक्षण प्रकट होगा वो तो क्या होगा, प्रभावी। जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ वो क्या है, अप्रभावी। जैसे अभी हमने पढ़ा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, और एक पढ़ा हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब ये मान लो ये जनक थे और ये इन दोनों से संतति हुई है, ठीक है ना। अब इसमें बताओ ये पौधा लंबा है कि बोना, लंबा है ना, चाहे अशुद्ध लंबा हो, है तो लंबा। क्या ये बोना है, बोना तो नहीं है ना। तो बोने के ऊपर क्या है, लंबापन प्रभावी है या नहीं है, ठीक है। तो ये लंबा पौधा बनेगा। अरे इसका लक्षण स्वरूप क्या होगा, 2:1 तो आएगा ना, क्योंकि लंबा बन रहा है। तो जो लंबाई है वो प्रभावी हो रही है प्रभावी पे। तो ये F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, प्रभावी वाला, लंबा वाला। तो ये तो हो गया प्रभावी। और बोना वाला लक्षण प्रकट नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, वो अप्रभावी हुआ कि नहीं हुआ। ये समझ आया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एक संकर संकरण की। अगर हम किसी एक लक्षण को लेके संकरण करवाए, जैसे अभी इसकी बात करें तो इसमें हमने सिर्फ पादप की लंबाई ली है, ठीक है ना, लंबाई के बारे में अध्ययन करें तो हो गया एक संकर संकरण। अगर हम किसी पादप की दो चीजें ले ली, मान ली हमने पादप की लंबाई ले ली और पुष्प की स्थिति ले ली कि पुष्प कक्षस्थ है या शीर्षस्थ है, ठीक है ना। तो अब दो लक्षणों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं तो वो हो गया द्विसंकर संकरण। अगर हम तीन लक्षणों के ऊपर करें तो वो क्या हो जाएगा, त्रिसंकर संकरण। और बहुत सारे लक्षणों को लेके एक साथ अध्ययन करें तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बहुसंकर संकरण कहलाएगा कि नहीं। देखो तीन लक्षण वाला हो गया त्रिसंकर संकरण, दो लक्षण द्विसंकर संकरण, एक लक्षण एक संकर संकरण, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात करते हैं हम परीक्षण टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, वह संकरण जिसके अंदर F1 जो पीढ़ी प्राप्त हुई, अब उसका संकरण जो जनक अप्रभावी था उससे करवा दिया जाए तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, परीक्षण संकरण। और अगर F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसका संकरण दोनों में से प्रभावी या अप्रभावी किसी से भी करा दे तो ऐसा क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। क्लियर है। अगर अप्रभावी से करा रहे तो होगा टेस्ट क्रॉस, अगर दोनों में से किसी से भी करा दे तो क्या होगा, संकर पूर्वज बैक क्रॉस। ये क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं व्युत्क्रम संकरण की। तो देखो व्युत्क्रम संकरण में क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक पादप तो लिया कैपिटल टी और एक पादप लिया स्मॉल टी, ठीक है ना। ये तो अभी पहली बार जब संकरण करवाया तो ये तो था नर और ये थी मादा, ठीक है। फिर जो भी प्राप्त हो गए, ठीक है, संतति पीढ़ी जो प्राप्त हुई, ठीक है। दोबारा हम क्या करेंगे कि टीटी वाला तो लेंगे मादा का, ठीक है ना, और जो स्मॉल टी है अब वो लेंगे नर का। तो जस्ट उल्टा किया, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो देखो वह संकरण जिसमें ए पादप टीटी को नर, बी पादप स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में ले, और बाद में हम क्या करेंगे, ए पादप कैपिटल टी को तो ले लेंगे मादा और स्मॉल टी को ले लेंगे नर। तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, ऐसा संकरण कहलाएगा व्युत्क्रम संकरण। ये बात क्लियर है। अरे कोई दिक्कत इसमें। अब देखो आगे बात करते हैं जनक पीढ़ी क्या होती है। तो जनक पीढ़ी का मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है ना। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है वही क्या कहलाते हैं, वही कहलाती है जनक पीढ़ी, ठीक है। जनक पीढ़ी में संकरण करवाने से जो पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, संतति पीढ़ी, उसको कहते हैं F1 पीढ़ी, ठीक है। F1 पीढ़ी के मध्य संकरण करवाने से नेक्स्ट जो संतति पीढ़ी मिल रही है वो कहलाएगी F2 पीढ़ी, ठीक है। अब एक संकर संकर अनुपात क्या हुआ, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात। द्विसंकर अनुपात क्या हुआ, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात। तो इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। ये कुछ शब्द थे, अगर ये शब्द आपको याद है तो अब जो हम आनुवांशिकी के बारे में आगे पढ़ेंगे वो उसको समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये सब याद करके आना। तब तक थैंक यू।